हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हमारे साथ में राजन भाई फिर से हैं और आज हमको बताने वाले हैं कुंडली मिलान के बारे में। ये जरूरी नहीं है कि जिनकी शादी होने वाली है उनको जरूरत है, जिनकी शादी हो रखी है वो भी अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। जो रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको भी ये वीडियो मदद कर सकती है अपने आप को बेटर समझने में, अपने पार्टनर को बेटर समझने के लिए। वेलकम बैक। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो? बस बहुत बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कुंडली मिलान काम करता है। There are 3 or 4 types of desires in infertility. Number 1 is desire of wealth, desire of recognition, desire of sex and love, desire of sex and love. इसको कंबाइन कर देते हैं। और है डिजायर ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब? प्रोजेनी मतलब बच्चा। ठीक है। ये 4 ही डिजायर्स हैं पूरे दुनिया में। डिजायर ऑफ वेल्थ, रिकग्निशन, सेक्स एंड लव और चौथी है बच्चा। इसके अलावा किसी की कोई डिजायर होती नहीं है। अगर कोई संत महात्मा भी है या अपने आप को संत महात्मा समझता है तो उसमें रिकग्निशन की डिजायर तो होती होगी। ये हर ह्यूमन बीइंग में ये 4 डिजायर्स होंगी। एम्बिकल कॉर्ड कटी, बच्चा पैदा हुआ। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में और ये 3 चीजें पूरी कुंडली की वर्थ रखती है। सन जो सोल होता है, मून जो माइंड होता है और लगन असेंडेंट जो हमारी बॉडी है, जो हम है। हम क्या है? असेंडेंट, लगन। और जब हम किसी से शादी कर रहे हैं या किसी के पास है या किसी से रिलेशनशिप में है तो लगन और उसका लगन मैच कर गए, मर्ज हो गए। हमारा मून और उसका मून मर्ज हो गया, हमारा सन और उसका सन मर्ज हो गया। प्यार दिल से नहीं, प्यार दिमाग से होता है। आपको कोई प्यार करता है आपकी किसी क्वालिटी की वजह से। वो क्वालिटी नेचर भी हो सकती है, वो क्वालिटी वेल्थ भी हो सकती है, वो क्वालिटी स्मार्टनेस भी हो सकती है, वो क्वालिटी ह्यूमर भी हो सकता है, वो क्वालिटी मिक्स ऑफ मैनी क्वालिटीज भी हो सकती है। तभी आपको प्यार करता है। व्हाट यू आर ऑफरिंग ऑन दी टेबल, सही बात है। व्हाट यू आर ऑफरिंग ऑन दी टेबल, उसी हिसाब से आपको प्यार होगा। प्यार दिली रिश्ता नहीं होता, प्यार एक दिमागी रिश्ता होता है। व्हाट यू आर ऑफरिंग ऑन दी टेबल, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब कोई आदमी किसी चीज से अट्रैक्टेड होता है, कोई आदमी किसी चीज से अट्रैक्टेड होता है। सिंपल भाषा में मैं बोलता हूँ, हम क्या चाहते हैं ये हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। वो हम चाहते ही हैं एट एनी कॉस्ट। जैसे गे है, वो गे गे अपनी बायोलॉजिकल वजह से भी है और उसका दिमाग भी तो इस तरह से वायर्ड किया हुआ है कि वो गे है। कोई बाइसेक्सुअल है, उसका दिमाग भी तो इस तरह से वायर्ड है कि वो बाइसेक्सुअल है। ऋषि पराशर ने, ऋषि जैमिनी ने और ऋषि वरामीर ने, ये 3 मोस्ट प्योर एंड पायस अथॉरिटीज हैं शास्त्र की। ऋषि पराशर, ऋषि जैमिनी और वरामीर, ये तीनों जो मैं बोलता हूँ शास्त्र की अथॉरिटीज है। उनके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में हम उस पर डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सिर्फ मैच मेकिंग नहीं करेंगे, मैच मेकिंग भी करेंगे। उसके अलावा हम और क्या क्या किया जा सकता है जब हम 2 लोगों के रिलेशनशिप को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ अपोजिट जेंडर और लव रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रोक के कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने बोला कि जब शादी होती है तो हमारे लगन मिल जाते हैं, हमारे सूर्य मिल जाते हैं, हमारा मून मिल जाता है। क्या ये क्या है? पानी? पानी। इसमें अगर मैं नींबू डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? नींबू पानी। रूह अफ़ज़ा डाल दूंगा तो? रोजाना। रोज शरबत डाल दूंगा तो? विस्की डाल दूंगा तो? शराब। कॉम्बिनेशन हो गया ना। ये पानी खुद कॉम्बिनेशन है, H2O कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब साइंस की वेरिएशंस देखो, रेशियो का ताकत देखो। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन एक फ्लेमेबल गैस है, और दोनों अगर एक पर्टिकुलर रेशियो में पैदा मतलब कन्वर्ट हो मिल जाते हैं, पर्टिकुलर रेशियो, ये वर्ड ध्यान रखना, तो वो पानी बना देते हैं जो किसी भी आग को बुझा देगा। चाहे पानी अच्छा हो, चाहे गंदा हो, चाहे सुंदर हो, चाहे सुंदर ना हो, किसी भी आग को पानी बुझा देगा। ये रेशियो है, ये मिरेकल है। ये पानी नहीं है, ये मिरेकल है। अब दूध में अगर हम नींबू डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, और उसको अगर छान लेंगे तो पनीर बनेगा। तो अगर कोई दूध है, मान मैं दूध हूं, आप नींबू हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन डिस्ट्रक्टिव है दूध के लिए, क्योंकि दूध तो फट गया। लेकिन अगर ये पानी है और इसमें मैं शहद डाल दूं तो मीठा हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? 2 कुंडलियों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? तो मतलब बेसिकली मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब भी हम किसी की कुंडली मिलाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि लगन एंटी तो नहीं है, फिर देखते हैं। आपस में
आपस में। आपस में। उसके बाद देखते सूर्य एंटी तो नहीं है और मून एंटी तो नहीं है, बस मिलान हो गया। और एंटी की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल देके बताओ। एंटी की डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मान लो मैं एक बड़ा धार्मिक आदमी हूँ और मुझे किसी से प्यार हो जाता है और वो प्यार का बेसिस है ब्यूटी, मुझे किसी से प्यार हो जाता है और वो लड़की धार्मिक नहीं है, वो रात को 2 बजे पार्टी करके आती है और मैं सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करता हूँ, तो वो प्यार का बेसिस चाहे ब्यूटी था लेकिन वो आगे सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो धार्मिक नहीं है, मैं धार्मिक हूँ। लेकिन अगर मेरे से वो लड़की प्यार करती है जो धार्मिक है और मेरे लाइफस्टाइल से अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैच करके चल सकती है, वो सस्टेनेबल हो जाएगा। ठीक है। जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं तो ऋषि पराशर, ऋषि जैमिनी और ऋषि वरामिर, इन तीनों ने चंद्र से मिलान क्यों किया, नक्षत्र टू नक्षत्र मिलान क्यों किया? क्योंकि इनका मानना था कि मेंटल मिलन होना ज्यादा जरूरी है। जब भी अष्टकूट मिलान होता है आप देखोगे तो नक्षत्र टू नक्षत्र मिलान होता है। जो अष्टकूट, जो रेगुलर, जो जैसे गण, जैसे वो होता है ना नाड़ी दोष, बकूर, हाँ, मैत्री, ये जो अष्टकूट होते हैं ये मून से किए जाते हैं, मून साइन टू मून साइन किए जाते हैं। लगन टू लगन क्यों नहीं किए जाते? इसमें ज्यादातर फैक्टर्स मून साइन से रिलेटेड है, क्योंकि ऋषि का मानना ये था कि जो शादी है वो मेंटल मिलन है। अगर हम मेंटली आपस में कंपैक्टेबल नहीं हो तो आपका साथ रहना बेवकूफी है, आपका साथ रहना बेवकूफी है। और मैं इस बात को नहीं मानता कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट डिस्ट्रॉयज। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर मान लो एक लड़का और एक लड़की है, उन दोनों की कुंडली सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस दोनों के फर्स्ट हाउस में सेम लगन है, मून जहां बैठा है दूसरे का भी वही बैठा है। अगर दोनों का मून सेम है तो एक दोष बनता है, उसे कहते हैं नाड़ी दोष। अच्छा, अगर दोनों का मून का नक्षत्र सेम है तो नो है, अच्छा, ठीक है, नाड़ी दोष है। और ऐसा क्यों? अब तो अभी हम बात कर रहे हैं सेम सेम। पराशर ने अपने 88 अध्याय में, पराशर होरा शास्त्र में 88 अध्याय में बोला है माँ बेटे का अगर सेम लगन हो या सेम नक्षत्र हो तो बुरा है, बाप बेटे का अगर सेम लगन हो या सेम नक्षत्र हो बुरा है। तो इसी अध्याय को कंटिन्यू करते हुए कोई भी जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स या ब्लड रिलेटिव्स, उनका अगर सेम नक्षत्र हो, ठीक है, तो बुरा है। ठीक है। और सूर्य सूर्य सेम जगह बैठा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन सेम नक्षत्र हो तो बुरा है। और एग्जाम्पल देके बताओ कि कैसे हम बुरा कहेंगे, कि कौन सी राशि में मेरा मून बैठा हुआ और पार्टनर का कौन सी राशि में बैठा हुआ है, ऐसे हम कहेंगे कि बुरा है आपस में। हाँ जी, एक एग्जाम्पल देके सुना। जैसे एक आदमी है उसका पुनर्वसु नक्षत्र है, ठीक है, उसे लड़की भी वो पसंद आ गई जिसका पुनर्वसु नक्षत्र है, दोनों की शादी हो गई, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मैचिंग तो होंगे, लेकिन हो सकता है उनको कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है, वो दिक्कत क्या होगी वो डिपेंड करता है नक्षत्र कौन सा है और उन दोनों की कुंडली में कितनी इम्यूनिटी है। इसके बारे में बहुत डीप रिसर्च हुई है, डीप रिसर्च हुई है साउथ इंडियन क्लासिक्स में। उसका नाम है रज्जू। क्या नाम है उसका? रज्जू। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं रज्जू दोष। रज्जू दोष एक तरह से नाड़ी दोष ही है जो साउथ इंडियन स्टाइल में। इसमें 5 तरह के रज्जू दोष बताए गए हैं। टोटल 5 रज्जू हैं, हर रज्जू में 6 नक्षत्र है, तो 6 4 जा 24 और लास्ट वाली में 3 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र इसमें पूरे हो जाते हैं। पहली आती है पद रज्जू। पद रज्जू में अश्विनी श्लेषा, अश्विनी अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती है। तो इसमें जितने भी नक्षत्र हैं केतु के और बुध के, वो दोनों आते हैं, सारे केतु के नक्षत्र और सारे बुध के नक्षत्र। ठीक है, और इसमें अगर 2 लोगों की शादी हो जाती है जो दोनों पद रज्जू से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें आप मान के चलो कि दोनों का बायोलॉजिकल सेपरेशन होना कंफर्म्ड है। मैं यहाँ तू वहां। अब वो बिजनेस की वजह से हो सकता है, वो घर की वजह से हो सकता है, वो किसी जिम्मेदारी की वजह से हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग बायोलॉजिकल सेपरेशन लड़ाई से ही होगा, वो किसी वजह से भी हो सकता है ना। मैं एक कपल को जानता हूँ जो पद रज्जू में है। जो गर्ल है वो पुणे रहती थी, बॉय इधर गुड़गांव रहता था, और उसको जॉब मिली थी पुणे में, बड़ी अच्छी जॉब मिली थी, और कोविड के टाइम वो पुणे ही रह गई और 6 महीने तक ट्रैवल नहीं कर पाई, तो वो वहां ये यहाँ। दोनों में प्यार भी है, कोई लड़ाई भी नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल सेपरेशन हो गया। वो होता रहता है, वो कोशिश करते हैं लेकिन कोई ना कोई वजह बन जाती है कि वो बायोलॉजिकल सेपरेशन होता रहता है बार बार। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है उरु रज्जू। उरु रज्जू में जो नक्षत्र आते हैं भरणी, पुष्य, पूर्वा, फाल्गुनी, अनुराधा,
पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये सारे जो नक्षत्र है ये हैं जो भरणी नक्षत्र है शुक्र का है, और जो पुष्य नक्षत्र है वो शनि का है। शुक्र और शनि के जो प्लैनेट अधिपति के नक्षत्र हैं वो सारे आते हैं उरु रज्जु में। इसमें मैसिव लॉस ऑफ वेल्थ होता है। ठीक है। अब वो हस्बैंड होगा, वाइफ को होगा या फैमिली को होगा, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है। इसको बोलते हैं रज्जु दोष। तीसरी तरह का जो रज्जु दोष है उसको बोलते हैं नाभि रज्जु। इसमें नक्षत्र आते हैं कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। इसमें कृतिका जो नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है सूर्य का, और उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा पूर्वा भाद्रपद ये है जुपिटर के नक्षत्र। तो सूर्य और जुपिटर की जो नक्षत्र है इसमें आता है। अगर कोई नाभि रज्जु में पैदा हुआ है तो उसको संतान में प्रॉब्लम आएगी। पहले में सेपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, तीसरे में संतान की प्रॉब्लम आएगी। चौथा है कंठ रज्जु। कंठ रज्जु में रोहिणी नक्षत्र आता है, आद्रा नक्षत्र आता है, हस्त नक्षत्र आता है, स्वाति नक्षत्र आता है, श्रवण नक्षत्र आता है और शतभिषा नक्षत्र आता है। मीन्स राहु और मून के नक्षत्र आते हैं। इसमें अगर कोई कपल मैरिज करता है जिन दोनों का कंठ रज्जु है, इसमें डेथ ऑफ आइदर पर्सन और क्रॉनिक डिजीज ऑफ आइदर पर्सन। डेथ नहीं तो क्रॉनिक डिजीज। इसको मांगलिक कहते हैं, यही हुआ एक तरह से। ये मांगलिक से अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रज्जु दोष कॉन्सेप्ट कभी डिस्कस ही नहीं हुआ और ना होगा। और मैं बता दूं, मैंने बहुत सारी मैच मेकिंग की है, रज्जु दोष मेरे माइंड में रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं रेफरेंस लेता हूँ, देखता हूँ, हर चीज रटी नहीं होती मेरे को, लेकिन रज्जु दोष कभी कॉन्सेप्ट कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ। आई एम अ रिसर्चर ऑफ एस्ट्रोलॉजी और मैं एक लाइन बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं की जा सकती। पांचवा है शिरो रज्जु। इसमें मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र आता है। इसमें भी सेम है, आइदर पार्टनर की मृत्यु हो सकती है। कंठ रज्जु में गर्ल के चांसेस ज्यादा है और शिरो रज्जु में बॉय के चांसेस ज्यादा है डेथ होने के या क्रॉनिक डिजीज होने के। ठीक है। तो यहाँ से हमको एक जो डिजायर की बात कर रहे थे उनमें से कुछ कुछ फंक्शंस पता लग गए, फंक्शन बढ़ कि सही है या फिर नहीं है। अब लोग मुझसे ये बोलते हैं कि अगर आजकल तो देखो हर तरह का क्लाइंट आता है, वो कहते हैं हम लिव इन में रहते हैं, क्या हमें रज्जु दोष या नाड़ी दोष देखने की जरूरत है? नहीं दी जरूरत। अगर यू आर नॉट प्लानिंग अ फैमिली एंड यू आर नॉट हैविंग वो, तो नाड़ी दोष देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तब क्या देखेंगे? ये तो अब तब भी तो कुछ देखेंगे। तो हम मून पे मैं बड़ा वर्क करता हूँ। आप क्या चाहते हो और मैं क्या चाहता हूँ, ये हमारा मन डिसाइड करता है। मून के 3 डायमेंशंस को देखना बड़ा जरूरी है और ये 3 डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि 5 डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि हमारे मून का साइज क्या है। ऋषि पराशर और ऋषि वरामीर मून के पक्ष बल को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। पक्ष बल माने कि कितनी कलाएं हैं, कितना बड़ा मून है, इसको बोलते हैं चंद्र कला। द बिगर द साइज ऑफ मून द बेटर इट। अच्छा, द बिगर द साइज ऑफ मून द बेटर इट वर्क्स फॉर द पर्सन। नंबर 2, आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो। कुछ नक्षत्र बाय डिफॉल्ट एनी रीजन प्रॉब्लम देते ही देते हैं माइंड में, जैसे आद्रा नक्षत्र हो गया, भरणी नक्षत्र हो गया, अश्लेषा नक्षत्र हो गया, पुनर्वसु नक्षत्र हो गया, ये बाय डिफॉल्ट, विशाखा नक्षत्र हो गया, बाय डिफॉल्ट एनी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम देती ही है माइंड में। तो हर उन नक्षत्रों की कैरेक्टरिस्टिक को बड़े ध्यान से देखना। फिर आता है हमारा मून कौन सी राशि में है। अब राशियों को 2 चीजों में डिवाइड किया है, ऑड और इवन। अगर गर्ल की इवन राशि का मून है, उसका नवमांश में भी इवन राशि का मून है और उसका एक चार्ट होता है D30 जिसको हम बोलते हैं त्रिमसाम्स, उसमें भी इवन राशि का मून है, तो वो गर्ल बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें फेमिनिन ट्रेट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, वो गर्ल में फेमिनिन ट्रेट्स ज्यादा होंगे। और बॉय का अगर ऑड राशि का मून है, D9 में भी ऑड राशि का मून है और D30 में भी ऑड राशि का मून है, मतलब तीनों में, तो बॉय में मैनली ट्रेट्स ज्यादा होंगे। तो बॉय में मैनली ट्रेट ज्यादा होने और गर्ल में फेमिनिन ट्रेट ज्यादा होने अच्छी बात है, सही बात है ना। अगर वाइस वर्सा हो गया तो अगर गर्ल का मून D1, D9 और D30 में, तीनों में ऑड साइन में है और बॉय का इवन साइन में है, तो कौन डोमिनेट करेगा? फीमेल डोमिनेट करेगी। फिर खत लिखेगा और सूली चढ़ जाएगा अगला। सही बात है। और अगर दोनों बॉय ट्रेट वाले हो गए तो दोनों बॉय ट्रेट हो गए तो लड़ते झगड़ते जी लेंगे। ठीक है, और दोनों गर्ल ट्रेड वाले हो गए, दोनों में से जो कम इमोशनल होगा, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट इमोशनल, जो कम इमोशनल होगा वो थोड़ा सा मतलब संभाल लेंगे वो। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब अगला 3 फैक्टर्स हो गए मून के। ये मून का तीसरा फैक्टर ही था जो मेन था, तो इसमें D1 का मून, D9 का मून और D30 का मून देखना है।
ये 3 मून को, मून के साइज को और मून की तिथि को अगर हम ढंग से एनालाइज कर पाए तो हम आदमी के बारे में वो बता सकते हैं जो जो वो सोच भी नहीं सकता। मून की तिथि कैसे फर्क पड़ेगा? मून की तिथि का एक लॉर्ड होता है। जैसे मैं चतुर्थी तिथि में पैदा हुआ, मेरे लॉर्ड गणेश जी हैं। कोई तृतीया तिथि में पैदा हुआ तो उसकी लॉर्ड गौरी माता है। अगर कोई नवमी तिथि में पैदा हुआ तो उसकी लॉर्ड दुर्गा माता है। कोई त्रयोदशी तिथि में पैदा हुआ तो उसके उसके लॉर्ड शिव जी और कामदेव है। तो उस लॉर्ड के इफेक्ट भी हमारी मेंटेलिटी में आते। ठीक है, समझ गया। समझ गए? मून की तिथि, मून का राशि प्लेसमेंट, मून का साइज, मून का नवमांश प्लेसमेंट और त्रिमसांश प्लेसमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पक्ष भी करेगा, कृष्ण पक्ष चल रहा है। वो मून के साइज में आ गया ना। अगर शुक्ल पक्ष के एंड का होगा तो साइज बड़ा हो गया, कृष्ण पक्ष के स्टार्टिंग का हो गया तो भी साइज बड़ा हो गया, कृष्ण पक्ष के एंड का हो गया तो साइज छोटा हो गया, शुक्ल पक्ष की स्टार्टिंग का हुआ तब भी साइज छोटा हुआ। ठीक है, साइज पे ही देखना। साइज पे दे। इस मून को अगर आप ढंग से कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर लोगे, ये मन ही तो बताएगा कि बंदा चीटर है कि नहीं। ये मन ही तो बताएगा कि वो लड़का वुमेनाइजर है कि नहीं, या लड़की मैनाइजर, पुरुष खोर भी तो हो सकती है लड़की, सही बात है। नहीं है कि है। मून की राशि भी बोला आपने, उससे कैसे बैठ पड़ेगा? राशि से ही नवमांश पता चलेगा और राशि और नवमांश से ही त्रिमसांश पता चलेगा। ये डिविजनल चार्ट्स पे हम अलग अलग जाएंगे। तो इसको बोलते हैं D1, D9, D30। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ, मतलब किसी को जानना है ना तो ये 5 चीजें जाननी बहुत जरूरी है उसके मून के बारे में, उस बंदे को आप जान पाओगे। ठीक है, पराशर और वरामीर ने दोनों ने एक चीज पे अग्री किया है कि मून की जो राशि होती है और जो लगन की जो राशि होती है, जो एक्चुअल डिग्रीज होती हैं, उससे इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और करेक्टर का पता चलता है कि वो अच्छे करेक्टर का आदमी है कि बुरे करेक्टर का आदमी है, तामसिक आदमी है कि सात्विक आदमी है। और ये पता चलता है बेसिकली T30 से। और इसकी मैं लिस्ट बना के आया हूँ छोटी सी D30 चार्ट की, और इससे डिजीज का भी पता चलता। अच्छा, कि कौन कौन सी डिजीज हो सकती है किसी को। अब मैं जो आपको बताऊंगा, टोटल हमारी कितनी राशि है साहिल भाई? 12। एक राशि में कितनी डिग्रीज है? 30। तो 12 30 360। तो पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। अब मैं जो भी बता रहा हूँ वो लगन में भी एप्लीकेबल है और मून में भी एप्लीकेबल है। लगन में बॉडी वाइज एप्लीकेबल है, मून में माइंड वाइज एप्लीकेबल है। हम एरीज असेंडेंट मेष राशि से शुरू करते हैं, जिनका लगन में मेष राशि है, और उससे आपको पता चलेगा। और सेम चीज मून में मेन राशि पे भी एज इट इज अप्लाई होगी, बस एप्लीकेशन का तरीका अलग होगा। अब मान लेते हैं कोई मेष राशि में पैदा हुआ है और वो 0 से लेकर 5 डिग्री तक पैदा हुआ है, तो उसका जो लगन होगा मेष राशि में वो अश्विनी नक्षत्र का होगा। और अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण और दूसरे चरण में आएगा। जो लगन होगा अश्विनी नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में आएगा। इसमें जो शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग ओवर इंडिपेंडेंट होते हैं, अपोजिट जेंडर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकी प्यूबर्टी भी जल्दी आ जाती है और इनको सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी जल्दी लेने का मन करता है। ठीक है, अब इसमें पावर कौन दे रहा है? मेष लगन। और त्रिमसामसा में भी इसमें पावर मेष की आएगी, तो दोनों जगह मंगल की पावर आ गई। अब हमें मंगल को देखना है। ठीक है, अगर ये मंगल कुंडली में बुरा है, बुरा माने बुरी राशियों में, जैसे मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, शनि की राशि में मतलब शनि की 2 राशि है, कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है और एक्वेरियस में खराब हो जाता है। बुध की राशियों में मंगल अच्छा इफेक्ट नहीं देता, सूर्य की राशि में मंगल बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, अगर मंगल शुभ पंचक में मेष लगन वालों का, जिनकी 0 से 5 डिग्री आती है, या मेष मून एरीज में मून वालों का, जिनका अश्विनी नक्षत्र है, पहली पदा और दूसरी पदा, तो ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं और मुंहफट होते हैं और बहुत फैशन परस्त कहा जा सकता है, लेकिन डिसलॉयल होने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर मंगल खराब है तो। अगर मंगल अच्छा है तो वो अपनी स्पाउस या अपनी गर्लफ्रेंड की परमिशन से आगे की वो स्टोरी बनाते हैं। जितनी चीजें हमें पढ़ने में या सुनने में अटपटी लगती हैं, जब 2 कपल के बीच में थर्ड पर्सन आता है, उसमें ये रिसर्च आपकी काम आएगी। अब 0 to 5 मून हो या लगन हो, उसमें ये चीज आ रही है। ठीक है, और अगर ये मंगल जितना स्ट्रांग होगा उस हिसाब से इस चीज को हम अच्छे या बुरे में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये आएगा ही आएगा। ओवर सेक्सुअल नेचर आएगा ही आएगा, ओवर फ्लर्टेशियस नेचर आएगा ही आएगा। दे आर प्रोन टू पॉलीगैमी। ठीक है, अब मेष राशि में 5 डिग्री के बाद, मतलब 4.59 डिग्री के बाद
अब जो अगला आएगा टिल 10 डिग्री 9.59 डिग्री, इसका अलग है। इसमें अश्विनी नक्षत्र सेकंड पदा से शुरू होगा और अश्विनी नक्षत्र थर्ड पदा तक जाएगा। मतलब 3 पदाओं में 10 डिग्री खत्म होती है। अभी हमने मेष लगन की या मेष मून की 10 डिग्री की बात किया। इसमें जो शास्त्र कहता है कि ये बंदा वफादार है, दास है। दास माने किसी को अपना आराध्य मानने वाला। अगर किसी के यहाँ काम करता है तो बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा की चाह रखता है, इज्जत की चाह रखता है। अगर इस केस में मंगल और शनि अच्छे हैं तो ये आदमी दास भाव से काम करता है, मतलब बड़ा अच्छा एम्प्लॉय बनता है। किसी भी कंपनी का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी आदमी का बड़ा अच्छा एम्प्लॉयर बनता है। रिलेशनशिप में भी दास बनता है। बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। एरीज 5 डिग्री टू 10 डिग्री में, एरीज में अगर कोई 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच पैदा होता है वो बहुत बढ़िया आदमी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 10 डिग्री के बीच 18 डिग्री में अश्विनी नक्षत्र की चौथी पदा, भरणी नक्षत्र की पहली पदा और भरणी नक्षत्र की दूसरी पदा का कुछ पार्ट ये आ जाएगा। एरीज 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री में बहुत कुछ अच्छा रहेगा। इसमें कहा गया है वफादार, पराये से संबंध ना रखने वाला, अपने चरित्र को, एथिक्स को स्ट्रॉन्ग रखने वाला। मैंने आपको मेष लगन बताया और मेष मून बताया। 0 to 5 डिग्री नॉट गुड, या थोड़ा सा सेक्सुअली इंडिपेंडेंट। 5 to 10 वफादार लेकिन थोड़ा सा दास, और 10 to 18 फैंटेस्टिक। अब हम बात करेंगे उसके बाद 18 to 25। इसमें वो कहता है मैनिपुलेटिव, जुबान पे कुछ और, मन में कुछ और, बहुत ज्यादा रिश्तों में मैनिपुलेशन करने वाला, सेल्फिश, बातों को मैनिपुलेट करने वाला, घुमाने वाला। इसमें बुध का इन्फ्लुएंस आता है। अगर बुध अच्छा है तो इसको शरारती स्वभाव कह लो, अगर बुध बुरा है तो इसको अमौलिका वाला मैनिपुलेशन कह लो, लेकिन मैनिपुलेटिव तो होते ही है। 18 से लेकर 25 डिग्री एरीज लगन और एरीज मून, और 25 to 30 डिग्री इसमें शुक्र का इन्फ्लुएंस आता है। अय्याश, मॉडर्न अप्रोच, फैशन, अय्यास, तीनों। तो मेष राशि में जो या जिनके पार्टनर्स 0 to 5 या 25 to 30 डिग्री के बीच में है, उनका डिसलॉयल होने का चांसेस, या मेष लगन में भी ज्यादा है, उनके डिसलॉयल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मंगल इन दोनों केस में 0 to 5 केस में मंगल अकेला और 0 to 25 to 30 डिग्री में मंगल और शुक्र शुभ पंचक में बैठे हैं, मतलब अपनी अच्छी राशियों में बैठे हैं, उच्च की राशि में, स्व राशि में, मित्र की राशि में, अगर इन तीनों में से किसी में बैठे हैं या सम राशि में, न्यूट्रल राशि में, तो भी वो ठीक है। लेकिन अगर शत्रु की राशि में बैठे हैं, नीच की राशि में बैठे हैं या कंबस्ट है तो बहुत बुरा इफेक्ट आता है। तो मेष लगन वालों के लिए 0 to 5 डिग्री और 25 to 30 डिग्री रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट गुड। एंड सेव इन मेष मून। अब मेष मून में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। कृतिका का अगर किसी का पहला चरण है वो बहुत ज्यादा दिमाग से अय्यास होना चाहता होगा। अब कभी कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं या फैमिली ऐसी होती है कि बंदा नहीं हो पाता, लेकिन एक चाहत तो होती है ना, वो चाहत जरूर रहती है। वो चोर है जिसको मौका मिलेगा तो वो चोरी जरूर करेगा। ठीक है, सिंपल, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं। तो पूरे हमने मेष लगन का सारा बता दिया। मेष के बाद जो अगला लगन आता है वो आता है टॉरस। टॉरस लगन में हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर 5 डिग्री। इसमें जो पैदा होगा मल्टी टैलेंटेड, हर चीज में मल्टी टैलेंटेड होगा और बहुत सुंदर हो सकता है। अगर लड़की है तो वरामीर जी उसको कामनी कहते हैं। टॉरस लगन को बहुत प्रेज किया गया है ब्यूटी के लिए, और ब्यूटी के लिए अगर फीमेल का जो लगन है, लगन का नवमांश है और लगन का त्रिमसांश है, तीनों इवन है, तो फीमेल ब्यूटी को प्रेज किया गया। और लगन, नवमांश और त्रिमसांश मेल के लिए ऑड है, तो मेल मैस्कुलिन ट्रेड्स को और बढ़ाता है और बहुत अच्छा करता है। तो 0 to 6 डिग्री में अगर कोई टॉरस लगन में पैदा होता है तो बहुत अच्छा, इंटेंशनली भी बहुत अच्छा है। मल्टी टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग, एक से ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। अगर टॉरस लगन में कोई 5+ मतलब 501 से लेकर 12 डिग्री में कोई पैदा होता है तो उस पे अधिपति आता है बुध का। तो इसमें हमने टॉरस में वीनस देखना है और बुध देखना है। इसमें अगर कोई पैदा होता है तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है और बहुत ज्यादा सौम्य होता है, क्रिएटिव एंड वेल नेचर्ड। ये बड़ा अच्छा साइन हो गया टॉरस लगन में। तो पहले 10 डिग्री अच्छी है और ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा कहा गया है, फेमिनिन ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा कहा गया। बहुत सारी हमारी जो एक्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा हो गई और बहुत सारी हैं टॉरस लगन में पैदा, रिसर्च कर लेना। जितनी भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनी है टॉरस लगन की आपको ज्यादा मिलेंगी, एक टॉरस की और एक पाइसेस लगन की ज्यादा मिलेंगी। फिर आता है
टॉरस लगन में 6 से 12 डिग्री मैंने बता दिया, 13 से 20 डिग्री मतलब 12 प्लस, ये भी बहुत अच्छा है। 19 डिग्री 59 मिनट्स तक, ये भी बहुत अच्छा। इसमें सबको खुश रखने वाला बोला गया शास्त्र, ये लोग सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं और इनकी मैरिड लाइफ खराब नहीं होती। थोड़े मूडी जरूर होते हैं लेकिन मैरिड लाइफ खराब होने के चांसेस कम होते हैं, या अगर खराब हो भी गई तो डिवोर्स होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जहां पे टॉरस लगन में 20 डिग्री क्रॉस हो जाए और टिल 30 डिग्री, वो सारा रेड एरिया है। टॉरस लगन या टॉरस मून, जिसमें रोहिणी नक्षत्र की चौथी पदा से शुरू होता है, मृगशिरा नक्षत्र की पहली और दूसरी पदा आएगी, 3 पदा आएंगी टोटल 10 डिग्री। मृगशिरा नक्षत्र फर्स्ट पदा, मृगशिरा नक्षत्र सेकंड पदा और रोहिणी फोर्थ पदा। रोहिणी का मृगशिरा आता है। ये 3 में मैरिड लाइफ इज इक्वल टू हेल्थ। अच्छा, अगर वीनस बहुत अच्छा हुआ है ऐसी कुंडलियों में तो मैरिड लाइफ सस्टेनेबल जरूर रहेगी, लेकिन वो हेल्थ वहां पे भी फील होगा। और वीनस बुरा हुआ तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। 20 डिग्री टॉरस से लेकर 30 डिग्री टॉरस सारे ही खराब है। 20 से 25 में डिवोर्स के चांसेस ज्यादा हैं, 25 से 30 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस ज्यादा। ठीक है, मतलब 1 से 20 सही है। 1 से 20 कंपैरेटिवली बहुत बेटर है टॉरस का। और जो 20 प्लस हो जाता है टॉरस में, आइदर लगन आइदर मून, वो नेगेटिव हो जाता है। फिर हमारा जो तीसरा लगन है, तीसरा साइन है, एरिस हो गया, टॉरस हो गया, मतलब मेष हो गया, वृष हो गया। तीसरा साइन है हमारा जेमिनाई। अब जेमिनाई में 0 से 5 डिग्री में अगर वो पैदा हो गया जेमिनाई में, और ये 0 से 5 पता कैसे लगेगा? आपके चार्ट में होता है ना, जो डिग्री लिखी होगी, हाँ, वहाँ पे जो प्लेनेट लिखा होगा उसकी जो डिग्री है। नहीं नहीं नहीं, लगन की डिग्री। ठीक। हमने इसमें सिर्फ लगन और मून की डिग्री देखी और कुछ नहीं देखना। इसको आगे भी देखा जा सकता है लेकिन मैं अभी इसको ज्यादा अंदर नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि लगन और मून की डिग्री देख के हमें D30 से भी इसको क्रॉस चेक करना होता है। लेकिन आप डिग्री देख के कर लोगे तो आपको 90% आइडिया लग जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो आपने असेंडेंट की डिग्री देखनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टॉरस असेंडेंट में आफ्टर 19.59 टिल 30 मैरिड लाइफ इज इक्वल टू हेल। मैरिड लाइफ चल रही है तो वो हेल है। ऐसे लोगों को डिवोर्स लेके शांति मिलती है। ठीक है, अगर डिवोर्स नहीं ले पाते और अगर जहां से खुशी मिलेगी वो मैरिड लाइफ से तो मिलेगी नहीं, वो जहां से खुशी मिलेगी वो थोड़ा सा अनएथिकल, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अनएथिकल हो गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जेमिनाई। जेमिनाई में अगर 0 से 5 डिग्री का बर्थ है आपका, मतलब मिथुन लगन में 0 से 5 डिग्री का बर्थ है आपका, तो ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, अपनी बातों को छुपा के रखते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। अब सीक्रेटिव पार्टनर किसी को अच्छा नहीं लगता, जहां तक मैं जानता हूँ। अगर कोई मृगशिरा की तीसरी या चौथी पदा में पैदा हो गया है, उसका फोन चेक करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। अगर कोई मृगशिरा की तीसरी या चौथी पदा में पैदा हुआ है, उसका फोन आप चेक नहीं कर सकते, और अगर चेक कर लिया तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो 0 to 5 डिग्री मिथुन राशि में बंदा बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है। फिर उसके बाद मिथुन राशि में अगर 5 to 10 डिग्री में कोई पैदा होता है तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंसी का शिकार हो सकता है। लेकिन इसके लिए बुध और शनि को देखना चार्ट में बहुत जरूरी है। या उसकी चॉइस ऑफ लव मेकिंग अपने पार्टनर से अलग हो सकती है। जैसे आपने बोला बुध और उसको देखना पड़ेगा, मतलब गलत राशि पे बैठे। हाँ, मतलब अगर नेगेटिव है बुध और शनि तो फिर वो चीज कंफर्म हो जाती है। लेकिन अगर नेगेटिव नहीं है तो वो सिर्फ एक तरह का वो रह जाता है, डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर वो है तो वो कमी रहती है। गर्ल्स के केस में इम्पोर्टेंसी नहीं होती, गर्ल्स के केस में होता है वी आर नॉट सेटिस्फाइड। और बॉयज के केस में इम्पोर्टेंसी कह लो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह लो, या आजकल एक नई प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं मेंटल इम्पोर्टेंसी। मेरे पास केस आया था, वो कहता अदर देन दिस पर्टिकुलर गर्ल आई कैन बी विद एनी गर्ल। मैं क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसने साइकोलॉजिस्ट से बात की, एक सेक्सोलॉजिस्ट से बात की, उसने कहा हाँ ऐसा है। नहीं प्रॉब्लम। इसको साइकोलॉजिस्ट ने टर्म यूज की थी साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी, या साइकोलॉजिकली विद ओनली विद अ गर्ल, क्योंकि वो उसके ईगो को डस्टबिन में फेंक देती है। तो ये मिथुन लगन में हो गया 5 से 10 डिग्री में। मिथुन लगन का 10 से 18 डिग्री वाला जो पार्ट है, ग्रेट। अगर ही इज और सी इज 1 वुमेन मैन और 1 मैन वुमन, मिथुन लगन में 10 से 18 डिग्री, ऐसे बंदे से अगर आपकी शादी हो रही है तो वो आपके 10 नखरे भी सहन कर लेगा। सही है, ऐसी से शादी करनी है मतलब। ऐसे वो हमारे हाथ में नहीं होता ना, मैं तो शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बस ये देखना है कि उसका जुपिटर और मरकुरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर मिथुन लगन का आ गया 18 से 25 डिग्री, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं असल में। मिमिक्री करना, पेंटिंग बनाना, पॉडकास्ट करना, जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। और मिथुन लगन में जहां ये 25 डिग्री क्रॉस हो जाए तो
ब्यूटी के आगे पीछे डोल जाते हैं, ठीक है। चुन्नी बाबू बन जाते हैं। यू नो चुन्नी बाबू इन देवदास, वो मिथुन लगन के 25 डिग्री प्लस के लोग हैं, टिल 30 डिग्री। तो मिथुन लगन लास्ट के 5 डिग्री में भी डाइवोर्स नहीं होता, बट दे आर लिटिल फ्लर्टेशियस, मतलब शरारती, इंटेंशनली। बाकी अपनी वाइफ की वो या गर्ल के लिए भी ये वैलिड होता है, दे आर लिटिल मतलब अटेंशन सीकिंग पर्सन, इस तरह से समझ लो। ठीक है, धोखा नहीं देंगे। जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। ठीक है। मिथुन लगन एक ऐसा लगन है जिसमें कंपैरेटिवली कम डाइवोर्स होते हैं। अगर 100 डाइवोर्स हुए पूरी दुनिया में, तो मिथुन लगन के सिर्फ 5 या 7% होंगे, और उसमें पार्टनर की वजह भी तो होगी। कभी कभी हस्बैंड वाइफ अगर डाइवोर्स ले रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं, तो वाइफ चाहती है, हस्बैंड नहीं चाहता, लेकिन अब वाइफ चाहती है तो उसको देना पड़ रहा है, या वाइस वर्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कर्क लगन में। कर्क लगन में 0 से 5 डिग्री अगर कोई पैदा हो गया, तो वो भी थोड़ा सा फ्लर्टेशियस होता, इंडिपेंडेंट होता, फैशन का शौक होता है, डिस्को जाने का शौक होता है। लड़की है तो उस तरह से अपने आप को अट्रैक्टिव रखने का, वेल मेंटेन रखने का। लड़कियां भी फ्लर्टेशियस हो सकती हैं। कर्क लगन में पहले 5 डिग्री में बदनामी के भी चांसेस होते हैं, तो बदनामी एक्स्ट्रा मैरिटल से ही आती है इनकी। कर्क लगन में जो पहले 5 डिग्री होते हैं, या इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और नॉट अफेयर, इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्यूटी कह लो, या इंक्लाइन टुवर्ड्स एनीथिंग विच इज इक्वलेंट टू ब्यूटी। जैसे लड़कों के केस में मैंने बताया था, ब्यूटी वो कभी कभी आपका नेचर ऑफ टॉक होता है, या कभी कभी आपका मैनली वो होता है, वो डिपेंड करता है आपके मून के हिसाब से। फिर कर्क लगन में अगर आप 5 डिग्री प्लस से 12 डिग्री के बीच में हो, बहुत अच्छा, आपकी बात पेट में ही रहेगी, आप इधर से उधर बात नहीं करोगे। अगर आप मतलब सीक्रेटिव रहोगे अपने पार्टनर के प्रति, वफादार रहोगे और क्रिएटिव रहोगे, अच्छा है। कर्क लगन में 12 डिग्री प्लस से 20 डिग्री बेस्ट है। जितने मैंने अभी तक बताए हैं, लॉयल्टी के मामले में टॉप मोस्ट है। अच्छा। कर्क लगन में 12 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक। ये लोग उन बहुत कम लोगों में से है, वैसे कोई किसी के लिए जान नहीं देता, लेकिन ये शायद दे दे। कर्क लगन में 12 डिग्री से 20 डिग्री के बीच कोई पैदा हो गया तो पवित्र वर्ड यूज किया। 20 डिग्री प्लस कर्क लगन में अगर कोई पैदा होता है, तो वो सेक्सुअली इतना डिजायरेबल नहीं होता, आइदर गर्ल और आइदर बॉय, एसेक्सुअल हो सकते हैं। तो एसेक्सुअल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर दोनों पार्टनर में से एक एसेक्सुअल है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कर्क लगन में लास्ट की 5 डिग्री में कोई पैदा होता है, 25 डिग्री प्लस और 30 डिग्री तक, 25.59 तक, तो परंपराओं का ख्याल नहीं रखता, आजाद ख्याल वाला होता है। वो एकदम वो है, उल्टा। मतलब ही इज प्रोन टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और प्रोन टू वन नाइट स्टैंड, और प्रोन टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और घर वालों के साथ भी खिलाफत कर सकता है, अपने घर वालों के साथ भी खिलाफत कर सकता ये बदनामी वाले लड़के जो बदनामी लाते हैं। हो सकता है। इसके लिए मून देखना बहुत जरूरी है, और मार्स देखना बहुत जरूरी है कि बदनामी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन कर्क लगन में आखिरी 5 डिग्री में, मतलब अश्लेषा की तीसरी और चौथी पदा में, चाहे मून हो चाहे लगन हो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं राशि। 5वीं राशि सिंह लगन। सिंह लगन में अगर कोई पहली 5 डिग्री में पैदा होता है, तो शास्त्र ने उसे कहा तानाशाह। अगर उसकी नहीं सुनी गई, उसका ईगो मसाज नहीं किया गया, तो खत्म, रिलेशनशिप ही खत्म। तो सिंह लगन में अगर आप पहली 5 डिग्री में पैदा हुए हो, अपनी कुंडली को ध्यान से देखना, तो सामने वाले के ईगो को कुचल मत देना गलती से, ऐसा मैं समझाता हूँ, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है। एक आया था मेरे पास, कहता मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बस उसकी जुबान से हम कुछ भी काट सकते हैं। फिर आपने उसको फॉर्मूला नहीं बताया? फॉर्मूला मैंने बताया, हुआ लाल है। नहीं वो तो मैंने बताया ही, मैंने फिर कपल काउंसलिंग भी की, कुछ फर्क पड़ा। बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है सिंह लगन की, जो पहली 5 डिग्री में है ना, स्पेशली गर्ल्स, उनको बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है। फिर सिंह लगन की दूसरी 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक, ऐसे लोग अपने घर वालों को नाराज करते हैं, खिलाफत करते हैं, उनके अगेंस्ट जाते ही जाते हैं, और इनकी मैरिड लाइफ भी हो सकता है बहुत ज्यादा सुखी ना हो, कोई ना कोई पंगा लेते ही लेते हैं जो गलत होता है, घर वाले पसंद नहीं करते उस पंगे। तो जिनका सिंह लगन में 5 से 10 डिग्री में जन्म है, उनको अपने फादर मदर के साथ पोलाइट रहना चाहिए, अपने खानदान की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। सिंह लगन 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री, आइदर लगन आइदर मून। तो इसमें मघा नक्षत्र भी आता है। तो अगर मघा नक्षत्र की आपकी तीसरी पद है, तो अपने मदर फादर की इच्छाओं को बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा। सिंह लगन में अगर 10 डिग्री प्लस और 18 डिग्री तक आपका बर्थ है, इसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी आता, मघा की चौथी चरण आएगी 10 से ऊपर, और पूर्वा फाल्गुनी की पहली चरण और दूसरी चरण दोनों आएगी, बेस्ट है।
ये लोग थोड़े से डोमिनेटिंग जरूर होते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं इंटेंशनली। फिर सिंह लगन में जब ये 18 डिग्री प्लस का जन्म होता है 19वीं डिग्री में, तो वो जो लड़का होता है उसमें लड़की वाले गुण हो जाते हैं और लड़की होती है लड़के वाले गुण हो जाते हैं, थोड़ा सा उल्टा जाता है। उल्टा हो जाता है। इसमें डिवोर्स होगा कि नहीं होगा उसको लेके तो डाइसी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आती है। मतलब गे लेस्बियन वाले यहीं पे सीन होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। लड़के वाले गुण का मतलब है लड़का पोलाइट हो जाता है, लड़की डोमिनेटिंग हो जाती है, ओवर डोमिनेटिंग हो जाती है। और बाकी सिंह लगन में जो आखिरी है वो भी बढ़िया है, जो 25 से 30 डिग्री है, उसमें भी कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। तो हमने सिंह लगन तक कर लिया। मेष लगन से सिंह लगन जो भी मैंने आपको बताया है, इसको मून में भी ऐसे अप्लाई करना है जैसे लगन में हम अप्लाई कर रहे हैं। सेम डिग्रीज को मून में अप्लाई करना। जैसे कि कोई, जैसे मैंने टॉरस में बोला बहुत ब्यूटीफुल है, अगर मून है टॉरस का तो बहुत ब्यूटीफुल रहने की चाहत है, उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। डाइटिंग की जा सकती है, पिलाटे किया जा सकते हैं, जिम की जा सकती है, योगा की जा सकती है। तो ब्यूटीफुल होना और ब्यूटीफुल होने की चाहत वो टॉरस में आप इस तरह से देख सकते। तो आज हम सिंह लगन तक कर लिया, अब इसका बाकी सेकंड पार्ट में करते हैं। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ, आप सबके लगन बस बोल दो, हम ऊपर स्क्रीन पे दिखा देंगे सबका इंडिविजुअली, ताकि लोग पॉज करके अपना पढ़ सके। ठीक है, और जो मैं लगन की बात करूंगा वो एज इट इज मून पे भी अप्लाई है। अब सिंह लगन के बाद आता है कन्या लगन। कन्या लगन की आप स्लाइड्स ऊपर देख सकते हो, तुला लगन की भी आप स्लाइड्स देख सकते हो, वृश्चिक लगन की आप स्लाइड्स देख सकते हो, सैजिटेरियस धनु लगन की भी आप स्लाइड्स देख सकते हो। अब मकर की स्लाइड्स देख लो, कुंभ की स्लाइड्स देख लो और मीन की स्लाइड्स देख लो, और इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट इन मैच मेकिंग एंड कुंडली मैचिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, रज्जु नाड़ी का भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या स्लाइड्स में दे दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। और आई एम दी ओनली एस्ट्रोलॉजर जो 18 बेसिस पे एनालिसिस करता है मैचिंग मैच मेकिंग का, नॉट ऑन अष्टकूट मिलान। वी डू 18 कूट, 18 कूट मिलान करता हूँ, जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन ट्रीटीज को मिला के। कुंडली मिलान अलग होता है, अष्टकूट मिलान अलग होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो आज अब सिंह लगन तक तो आपने दिखाई दिया, बाकी हम स्लाइड्स दिखा देंगे, और जिसका जो लगन है वो स्लाइड के माध्यम से देख ले। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। चल, फिर करेंगे किस टॉपिक पे चाहिए। हम कोशिश यही करते हैं जब भाई के साथ में आए तो कुछ ऐसी चीजें लेके आए जो इंटरनेट पे कभी नहीं सुनी होती है। बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू। ओके, जय श्री राम। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।